दोस्तों नमस्कार। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। सोमवार को चुनाव आयोग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। जाहिर है इन राज्यों के मतदाता अपने लिए नई सरकार तो चुनेंगे ही इस चुनाव के दौरान, लेकिन उस चुनाव से मिलने वाले संकेत, उसके परिणामों से निकलने वाले संदेश राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होंगे। बेशक सभी 5 राज्यों के लिए अपने अपने चुनाव महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनके विधानसभा चुनाव और उनके परिणामों का राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से खास महत्व होगा। एक बड़ा कारण कि तेलंगाना और मिजोरम में जहां क्षेत्रीय दलों की सरकार है और दोनों राष्ट्रीय दल भाजपा और कांग्रेस की भूमिका सत्ता के प्रमुख दावेदार की नहीं है, उसके उलट राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सत्ता के लिए अक्सर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होता रहा है। 5 साल पहले जब 2018 में चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों की सत्ता भाजपा से छीन ली थी। उस लिहाज से समझा जा सकता है कि दोनों ही दलों के लिए इन तीनों राज्यों में चुनाव कितने महत्वपूर्ण हैं। ये अलग बात है कि मध्य प्रदेश में लगभग 15 महीने बाद 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में 22 कांग्रेस विधायकों ने बगावत कर दी तो कमलनाथ सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा सरकार की सत्ता में वापसी हो गई। लेकिन वह अतीत की बात है। यह अलग बात है कि वर्तमान या भविष्य को अतीत से एकदम काटकर नहीं देखा जा सकता, लेकिन अब आने वाले चुनावों की बात करें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश, उनको लेकर शायद ज्यादा रस्साकसी रहेगी। कारण बहुत स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस को 90 सदस्यीय विधानसभा में स्पष्ट से भी ज्यादा बहुमत 68 सीटें मिली थी, वहां 15 साल तक शासन करने वाली भारतीय जनता पार्टी मात्र 15 सीटों पर सिमट गई थी। यानी फासला बहुत था। कांग्रेस को स्पष्ट जनादेश मिला था, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पहले छूट गई और दोनों ही राज्यों में सबसे बड़ा दल होने के नाते अन्य छोटे दलों, निर्दलीयों के समर्थन से, जुगाड़ से सरकार बनी। राजस्थान में सरकार पूरे 5 साल चली, 5 साल होने वाले हैं, और मध्य प्रदेश में 15 महीने बाद दल बदल के चलते गिर गए। तो ये माना जा सकता है कि दोनों राज्यों में सत्ता के दोनों दावेदारों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। पहले राजस्थान की बात करें, राजस्थान में फासला कांग्रेस और भाजपा के बीच थोड़ा ज्यादा था मध्य प्रदेश से अगर तुलना करें तो। कांग्रेस बहुमत का जो 101 का आंकड़ा है 200 सदस्य विधानसभा में, उससे 1 सीट पहले छूट गई थी, लेकिन भाजपा मात्र 73 सीटें जीत पाई थी। तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस पर जहां अपनी सरकार रिपीट करने का दबाव होगा, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान की जो परंपरा रही है वो लगभग हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, वहीं भाजपा उस परंपरा को
कायम रखना चाहेगी और सत्ता में वापसी करना चाहेगी। 5 साल की सत्ता के बाद सत्ता विरोधी भावना बड़ी स्वाभाविक होती है, लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने पिछले 6-7 महीनों में बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए उस भावना को शांत करने की कोशिश की है। कांग्रेस उस भावना को कितना शांत कर पाई है, भाजपा 4 साल के कांग्रेस शासन की नाकामियों को जो बताती है कितना उभार पाएगी, वो आने वाले चुनाव में पता चलेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि दोनों ही दलों को कहीं ना कहीं आंतरिक असंतोष का सामना करना पड़ सकता है। ये ठीक है कि 4 साल तक सचिन पायलट बागी तेवर अपनाते रहे अशोक गहलोत के खिलाफ, उप मुख्यमंत्री पद भी छोड़ा, प्रदेश अध्यक्ष पद भी छोड़ा, लेकिन चंद महीने पहले आला कमान को सफलता मिल गई दोनों के बीच सुलह कराने में। वो सुलह कितनी स्थायी है और टिकट वितरण के दौरान कोई बवाल होगा कि नहीं, इस पर कांग्रेस के लिए बहुत कुछ निर्भर करेगा। दूसरी ओर भाजपा की अगर बात करें तो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे की नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। माना जा रहा था कि शायद चुनाव से पहले उनको मना लिया जाएगा, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक कह दिया कि भाजपा किसी चेहरे पर नहीं, कमल के निशान पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में वसुंधरा राजे की क्या भूमिका रहेगी और भाजपा कितना एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, इस पर निगाह लगी रहेगी। अभी थोड़े दिन पहले केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को विधानसभा का टिकट देकर भाजपा ने सबको चौंका दिया था मध्य प्रदेश में। कमोवेश वही प्रयोग राजस्थान में हो रहा है। यहां भी 7 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया गया है, जिनमें अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ भी हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं जो पूर्व में केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, और जयपुर की सांसद राज परिवार से आने वाली दिया कुमारी भी है। तो कहीं ना कहीं चाहे विधायकों के स्तर पर सत्ता विरोधी भावना हो या सरकार के स्तर पर हो, दोनों पक्षों की तरफ से उसको शांत करके अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश हर संभव तरीके से की जा रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से 7 सांसदों को उतारा गया, जिनमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, और शिवराज सिंह चौहान को पहली 3 सूचियों में टिकट नहीं मिला, उसके चलते कई तरह की टिकटें लगाई जा रही थी। क्या शिवराज सिंह चौहान जो 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, उनके राजनीतिक भविष्य पर सवालिया निशान लगने वाला है। लेकिन आज 4थी सूची में उनको बुधनी से टिकट दे दिया गया है। तो ऐसे में ये तो तय है कि शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह के दिग्गज नेताओं को, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हों, फग्गन सिंह कुलस्ते हों, टिकट दिया गया विधानसभा का, उससे कहीं ना कहीं ये तो लगता है कि भाजपा को इस चुनाव की कड़ी चुनौती का एहसास भी है और उससे पार पाने के लिए वो हर संभव कदम उठा रही है। अब उसमें कितनी सफलता मिलेगी ये समय बताएगा। तीसरा राज्य छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस बड़ी कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ जीती और आज भी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती है, वहां भी लंबे समय तक हाशिए पर रखने के बाद भाजपा ने रमन सिंह को, जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे वहां, उनको टिकट दे दिया है। लेकिन लग ऐसा रहा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों राज्यों में भाजपा अंततः नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। इन 3 राज्यों में जो दल जीतेगा, या 3 में से 2 राज्य भी जो दल जीतेगा, निश्चित रूप से उसके हौसले अगले लोकसभा चुनाव के लिए बुलंद होंगे। तेलंगाना की बात करें तो 119 सदस्यीय विधानसभा में 2 बार से बहुमत के साथ केसीआर सरकार बना चुके हैं, तीसरी बार जनादेश मांग रहे हैं। कांग्रेस ने पिछली बार 19 सीटें जीतकर कुछ चुनौती उनको दी थी। इस बार कितनी चुनौती दे पाएगी? भाजपा भी काफी आक्रामक रही पिछले दिनों, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि केसीआर के लिए सत्ता में वापसी की राह ज्यादा मुश्किल होगी। उधर मिजोरम, जहां लंबे समय तक राजनीति मिजो नेशनल फ्रंट जो इस समय सत्तारूढ़ है और कांग्रेस, उसके बीच 2 दलीय बनी रही,
कभी कांग्रेस सत्ता में रही, कभी मिजो नेशनल फ्रंट रहा, लेकिन पिछले कुछ समय से वहां एक नई ताकत उभरी, जोराम पीपुल्स मूवमेंट, और वो कांग्रेस से आगे निकलती दिख रही है। तो इन चुनावों में ज्यादा दिलचस्पी ये देखने में रहेगी कि क्या जोराम पीपुल्स मूवमेंट, जो कांग्रेस को चुनौती देकर आगे निकलता दिख रहा है, मुख्यमंत्री जोरामथंगा जो मिजो नेशनल फ्रंट के लीडर हैं, उनकी सत्ता को भी कोई चुनौती पेश कर पाएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।